जब सिद्धार्थ गुल्लू को जंगली इलाकों में ढूंढने में नाकाम रह गया था, तो वो मन महसूस कर वापस आने लगा था। उसे गुरबचन ने यह भी आश्वासन दे दिया था कि वो पुलिस की भी मदद लेगा, और अभिमन्यु ने भी हाँ में हाँ मिला दिया था। लेकिन तभी रास्ते में सिद्धार्थ को गुल्लू की गंध मिल गई, और वो जब उस गंध का पीछा करते हुए एक घर के सामने पहुंचा, तो उस घर को देखकर वो हैरान रह गया था। वो घर और किसी का नहीं, बल्कि रांझना का था। गुल्लू इसके पास है, सिद्धार्थ अपने आप से बोला। उसके मन में एक साथ कई सारे सवाल उठ गए थे। तब तक उसके पीछे दौड़ रहे अभिमन्यु, गुरबचन और सुकृति समेत कई सारे लोग भी वहां आ गए थे। क्या हुआ सिद्धार्थ? अभिमन्यु ने सवाल किया। गुल्लू इसी घर में है, सिद्धार्थ ने अभिमन्यु को जवाब दिया। सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि दोपहर में जब गुल्लू का पता न मिलने पर सिद्धार्थ एक एक घर की तलाशी ले रहा था, तब उस वक्त उसने रंजना के घर की भी तलाशी ली थी। और उस समय उस घर में गुल्लू तो क्या, उसका एक बाल भी नहीं मिला था। फिर गुल्लू इस वक्त वहां कैसे हो सकता है? अरे यार सिद्धार्थ, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी दोपहर को देख कर गए थे, तब तो गुल्लू नहीं था, अभी कैसे हो सकता है? अभिमन्यु ने खींचते हुए कहा। अब उसे सिद्धार्थ के ऊपर गुस्सा आने लगा था। उसे सिद्धार्थ का गुल्लू के लिए इतना प्रेम देखकर सहानुभूति तो थी, लेकिन सिद्धार्थ की यह बात उसे ओवर रिएक्ट लग रही थी। मेरी बात मानिए अंकल, गुल्लू इसी के घर में है, आप एक बार इसका दरवाजा खुलवाइए, सिद्धार्थ ने अभिमन्यु से कहा। अभिमन्यु और रंजना के परिवार वालों की ज्यादा पटती नहीं थी, इसलिए अभिमन्यु को उनके घर का दरवाजा पीटना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जब सिद्धार्थ उसे बार बार इंसिस्ट करता रहा, तो अभिमन्यु को ना चाहते हुए भी उनके दरवाजे को पीटना पड़ा। रवि, रवि, कहते हुए अभिमन्यु ने 2-3 बार रंजना के घर के दरवाजे पर हाथ मारा, लेकिन कोई भी दरवाजे को खोलने नहीं आया। उसके बाद अभिमन्यु ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन दोबारा भी जब कोई दरवाजा खोलने नहीं आया, तो अब अभिमन्यु को भी शक हो गया था कि शायद सिद्धार्थ सही कह रहा है और इन लोगों ने गुल्लू को अंदर ही छुपा रखा है, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। दरवाजा तोड़ दो गुरबचन, अभिमन्यु ने गुरबचन से कहा, और अभिमन्यु का इशारा पाकर गुरबचन एक कदम पीछे हटा, और जैसे ही उसने दरवाजे के ऊपर लात मारी कि दरवाजा खुल गया, और उस पर लात मारने जा रहे गुरबचन का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा जाकर वहां रखे बर्तनों के बीच में गिर गया था। बर्तनों के गिरने की आवाज से रंजना का पूरा घर गूंज गया था, और गुरबचन की हालत देखकर उतने सीरियस माहौल में भी सिद्धार्थ को छोड़कर बाकी सबकी हंसी निकल गई थी। अब क्या मेरे घर का दरवाजा भी तोड़ दोगे अभिमन्यु? अगर अभी भी कोई समस्या है तो बोल दो, हम गांव छोड़कर ही चले जाते हैं। दरवाजा खोलने वाले रंजना के दादाजी ने अभिमन्यु से कहा, और फिर अपने सामने लगभग आधे गांव के आदमियों को देखकर सकपका गए थे। क्या हुआ? तुम इतनी भीड़ लेकर क्यों आए हो? रंजना के दादाजी ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा। अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? अभिमन्यु ने उनके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। क्योंकि मैं चलकर आ रहा था, उड़कर नहीं। अब तुम बताओ कि इतनी भीड़ लेकर क्यों आए हो? रंजना के दादाजी ने तुनकते हुए कहा। गुल्लू कहाँ है? अभिमन्यु के और कुछ कहने से पहले ही सिद्धार्थ बोल पड़ा। गुल्लू? वो कौन है? रंजना के दादाजी ने अनजान सा चेहरा बनाते हुए सवाल किया। मेरा पेट गुल्लू, वो कहाँ है? बताओ, आप ज्यादा बनो ना, बोलो, आपने ही किडनैप किया है ना? सिद्धार्थ गुस्से के साथ दांत किचमिचाते हुए बोला। वैसे तो आमतौर पर सिद्धार्थ बहुत शांत रहता था, लेकिन आज गुल्लू के गायब होने से उसकी शांति, सभ्यता सब छोड़ छाड़ कर जा चुकी थी। मेरे पास कोई पेट वेट नहीं है, निकलते हो या पुलिस बुलाऊं? रंजना के दादाजी ने सिद्धार्थ से कहा, और दरवाजे को बंद करने लगे थे। तभी गुरबचन ने अपना पैर उनके घर के दरवाजे पर लगा दिया और बोला, भाई साहब, तलाशी तो आपको देनी पड़ेगी, वरना पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस बुलाने की भी तैयारी कर लेना। गुरबचन के धमकी देने से रंजना के दादाजी सकपका गए थे। ऐसा नहीं था कि गुरबचन को रंजना के परिवार वालों पर गुल्लू को किडनैप करने का शक था। उसे बस इस बात का विश्वास था कि अगर सिद्धार्थ बोल रहा है कि गुल्लू यहाँ है, तो गुल्लू जरूर होगा। उसे सिद्धार्थ के ऊपर विश्वास था। धमकी दे रहे हो? रंजना के दादाजी ने गुरबचन की आंख में आंख डालकर कहा। नहीं,
बता रहा हूं, गुरबचन ने जवाब दिया। तब तक सिद्धार्थ उन्हें दरवाजे से हटाकर अंदर घुस गया था और उनके एक एक कमरे की तलाशी लेने लगा था। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सिद्धार्थ, ये तुम्हारा काम नहीं है। समझ लो कि अब पुलिस को जवाब देते फिरना। अभिमन्यु ये ठीक नहीं कर रहा है। रंजना के दादाजी सिद्धार्थ के पीछे पीछे दौड़ते हुए कह रहे थे। उनके घर की तलाशी लेते वक्त सिद्धार्थ रंजना के कमरे में भी पहुंच गया था, लेकिन न तो रंजना वहां मौजूद थी और न ही उसका भाई दिखाई दे रहा था। दोनों बच्चे कहाँ हैं? सिद्धार्थ ने सवाल किया। तुमसे मतलब? रंजना के दादाजी ने गुस्से के साथ जवाब दिया। मतलब तो मुझे बहुत कुछ से है, बस एक बार गुल्लू मिल जाए फिर बताता हूं तुम्हें। इतना कहकर सिद्धार्थ दूसरे कमरे की ओर चला गया था। सिद्धार्थ ने उनके पूरे घर की तलाशी ले ली थी। गुल्लू की गंध तो सिद्धार्थ को पूरे घर में मिल रही थी, लेकिन उसे गुल्लू नहीं मिला था। पड़ गई ठंडक, अब चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना अब जो होगा उसे पूरा गांव देखेगा। रंजना के दादाजी ने सिद्धार्थ को डांटते हुए कहा। सिद्धार्थ मुंह लटकाकर वापस लौट रहा था, तभी उसकी नजर वहां बनी सीढ़ियों पर पड़ी जो सीधा छत की तरफ जा रही थी। उन सीढ़ियों पर चप्पलों के ताजे निशान बने हुए थे। वो छत पर है, कहकर सिद्धार्थ तेजी से छत की तरफ भागा, और जब वो छत पर पहुंचा तो अपने सामने का नजारा देखकर सिद्धार्थ दंग रह गया था। वहां पर रंजना और उसका भाई दोनों बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक डर दिखाई दे रहा था और रवि वहीं छुपा हुआ था। उसके हाथ में एक जूट का बड़ा सा थैला था। जैसे ही रवि ने सिद्धार्थ को अपनी तरफ आते देखा, उसने सीधा छत से छलांग मार दी और उस थैले को लेकर वहां से भाग निकला। सिद्धार्थ समझ गया था कि रवि ने उस जूट के थैले में गुल्लू को छुपा कर रखा है, इसलिए वो भी रवि के पीछे दौड़ पड़ा। गुरबचन भी सीढ़ियों से उतरकर उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा था। आगे आगे रवि भाग रहा था और पीछे पीछे सिद्धार्थ उसे दौड़ाया जा रहा था, और उसके पीछे गुरबचन था। इधर अभिमन्यु ने रंजना और उसके भाई को वहां से छुड़ाया और उसे लेकर अपनी हवेली के सामने आ गया था। वहां मौजूद सभी लोगों को यकीन हो चला था कि सिद्धार्थ के पेट गुल्लू को रवि ने ही चुराया है। इधर सिद्धार्थ रवि को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था और उधर अधूता एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपने आप को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका पूरा शरीर एक रस्सी से बंधा हुआ था और उसे अपने सामने कई सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। कौन हो तुम लोग और मुझे यहां क्यों बांध रखा है? अधूता ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। उजाला करो। वहां पर अधूता को एक आदमी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में अधूता जहां बंधा हुआ था उस कमरे में उजाला हो गया, और जैसे ही वहां उजाला हुआ, अधूता अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो गया था। उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि श्रीमंत था। श्रीमंत आप? और ये मैं कहां हूं? अधूता ने सवाल किया। तुम पृथ्वी पर हो अधूता, और मैं इंद्रनगर में हूं। तुम्हारे सामने मैं नहीं बल्कि मेरी छाया खड़ी है, श्रीमंत ने जवाब दिया। अधूता समझ गया था कि उसको किडनैप करके यहां लाने वाली वो काली छाया और किसी के नहीं बल्कि श्रीमंत की ही थी। लेकिन मेरा अपहरण क्यों किया गया श्रीमंत? अधूता ने सवाल किया। क्योंकि महान मां ने पारद और राज्य रक्षा को ढूंढने का अभियान रोक दिया है। अगला निर्देश आने तक तुम यहीं रहोगे। तुम्हारी सारी सुख सुविधाओं की चीजें अगले 2 दिनों में यहां भिजवा दी जाएंगी, श्रीमंत ने अधूता से कहा। अभियान रोके जाने की बात सुनकर अधूता को झटका लग गया था। वो सिद्धार्थ का बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और शायद अगले कुछ घंटों के अंदर वो पारद के पास भी पहुंच सकता था, लेकिन उससे पहले ही उसे उठा लिया गया था। मैंने सिद्धार्थ को खोज लिया है श्रीमंत, और मैं पारद के पास पहुंचने वाला हूं। आप मेरे अभियान को ना रोकें, अधूता ने श्रीमंत से निवेदन करते हुए कहा। लेकिन श्रीमंत ने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने अधूता को महान मां का आदेश बताकर अगले आदेश का इंतजार करने को कह दिया था। अधूता की सारी शक्तियां महान मां के पास कैद थी, इसलिए अधूता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसको ना चाहते हुए भी श्रीमंत के आदेश को मानना पड़ रहा था। लेकिन महान मां ने अचानक से पारद को ढूंढने के अभियान पर रोक क्यों लगा दी थी, ये सोचकर अधूता के दिमाग की घंटी बज गई थी। उधर अधूता के दिमाग की घंटी बजी और इधर माथुर विला में मौजूद
रिया के फोन की घंटी बज गई। फोन उसके टेलीकॉम सेक्टर के सोर्स का था। हाँ बोलो, रिया ने फोन उठाते हुए कहा। जो नंबर आपने दिया है उसकी डिटेल्स आ गई है मैम। फोन करने वाले आदमी ने रिया को जवाब दिया। तो फिर बताओ किसका नंबर है? क्या किसी मुहूर्त का वेट कर रहे हो? रिया ने कहा। मैम, ये नंबर किसी बीरेन शर्मा कुलश्रेष्ठ के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि राजस्थान के किसी बिसलपुर गांव के निवासी हैं। फोन करने वाले आदमी ने रिया को जानकारी देते हुए कहा। राजस्थान? ये कैसे हो सकता है? रिया चौंकते हुए बोली। क्योंकि सिद्धार्थ ने करणवीर का कत्ल होने से पहले अमन के पास फोन किया था, और अगर वो राजस्थान से फोन कर रहा था तो फिर ईटानगर में कौन था? ये सोचकर ही रिया का दिमाग घूम गया था। हाँ मैम, लेकिन नंबर इस समय ईटानगर में ही एक्टिव है, या यूं कहें कि केवल एड्रेस वहां का है। नंबर यहीं खरीदा गया था और यहीं एक्टिव है। फोन करने वाले आदमी ने जवाब दिया। उसकी पूरी बात सुनकर रिया की जान में जान आ गई थी। पूरी बात बताया करो यार, मैं टेंशन में आ गई थी, रिया ने जवाब दिया। और फिर उस आदमी ने रिया को बीरेन का करंट एड्रेस नोट करा दिया था, जो बुद्धा मार्शल आर्ट्स एकेडमी था। बीरेन का पूरा एड्रेस मिलने के बाद सिद्धार्थ से मिलने की उम्मीद में रिया अमन को साथ लेकर बुद्धा मार्शल आर्ट्स एकेडमी की ओर निकल पड़ी थी। उसकी गाड़ी तेजी के साथ ईटानगर की सड़कों पर भागी जा रही थी। इधर जिस तरह रिया की गाड़ी ईटानगर के सड़कों पर भागी जा रही थी, ठीक वैसे ही सिद्धार्थ रवि के पीछे भागा जा रहा था। रवि भले ही नशेड़ी था, लेकिन उसकी रफ्तार भी कम नहीं थी। रुक जाओ रवि, वरना अब बहुत बुरा हो जाएगा, कहते हुए सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ बचाव की मुद्रा में ऊपर कर लिए थे और वो रवि के ऊपर बिजली गिराने के लिए हाथ में बिजली पैदा करने लगा था। गुल्लू को बचाने के चक्कर में सिद्धार्थ ये भूल ही गया था कि उसकी पोल खुल जाएगी। वो रवि के ऊपर बिजली गिराने जा ही रहा था कि तभी गुरबचन न जाने कहां से रवि के सामने आ गया और एक मुक्का रवि के चेहरे पर जमा दिया। रवि चीखते हुए दूर जा गिरा। उसके हाथों में जो थैला था वो वहीं छूट गया। सिद्धार्थ ने बिजली गायब कर दी और दौड़कर झोले को उठा लिया, और जब उसने झोले को खोलकर देखा तो उसके माथे से पसीने की बारिश होने लगी थी। आखिर क्या देखा था सिद्धार्थ ने रवि के झोले में, और क्या रिया को मिल जाएगा सिद्धार्थ का पता? आखिर क्यों रोका महान माने अधूता को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।